आलोचित किया जा सकता है। नमस्कार इस सदन साथियों। का विशेषाधिकार है। नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आज के सेशन में हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़ना चाहिए या एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक क्यों है, इसमें कौन कौन सी एनसीईआरटी को हम पढ़ने वाले हैं और सिलेबस से कितना कुछ मैच करता है, ये सब कुछ बातें आज के सेशन में हम समझेंगे। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि ये केवल इंट्रो क्लास है। इसमें हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं कि एनसीईआरटी कितना पढ़ना चाहिए, हम केवल ये बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक क्यों है। और जहाँ तक सवाल ये है कि कितना पढ़ना चाहिए, वो हम इंडेक्स देख करके समझ जाएंगे। इंडेक्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे लेसन दिए गए हैं और वो हमारे सिलेबस से कहाँ तक मैच करते हैं। तो किसी भी विषय को जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी चीज़ों का मतलब ये है कि कोई भी विषय आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्यों पढ़ना है, इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि उस विषय का, ठीक है, महत्व क्या है, ठीक है, महत्व क्या है। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप सभी में से जितने विद्यार्थी हैं, जितने भी यहाँ पर इनरोल्ड हैं, वो सभी व्यक्ति किसी ना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और चूँकि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों का सिलेबस एक होता, ठीक है, मतलब देश के सभी हिस्सों में जो बोर्ड हैं सबका सिलेबस एक होता, तो शायद एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो आपको पढ़ाया जाता है आपके स्कूल में और जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलता है। भिन्नता का मतलब ये है कि अलग अलग जो बोर्ड हैं अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सभी स्कूल अपने अपने अलग अलग सिलेबस निर्धारित किए हैं। तो पूरे देश के सिलेबस में एक रूपता नहीं है। और एक रूपता नहीं है, ये बात आपके समझ में जब आ गई तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम के सिलेबस में एक रूपता देखने को मिलता है। जैसे यूपीएससी की मैं बात करूं, खास करके संस्कृति आईएएस में एडमिशन आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, मैं मान कर के चल रहा हूं, मैंने पहले ही कहा कि आप किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन की कर रहे हैं, अर्थात जो सिविल सर्विसेज है उसकी तैयारी कर रहे हों, या हो सकता है किसी अन्य, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि क्यों पढ़ना है, तो इसका महत्व क्या है। महत्व इसलिए है क्योंकि आपके सिलेबस से मैच करता है, मतलब आपके कंपटीशन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो मैच करता है। दूसरी बात ये है कि जो अब तक के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों में आप देखेंगे तो अधिकांश एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। चाहे अवधारणा की बात कर लीजिए या फिर कुछ ऐसी फैक्चुअल जानकारी की बात कर लीजिए, तो वहाँ पर इसका महत्व रहा है। तो एक तो एनसीईआरटी की बात हो गई, महत्व की बात हो गई, और इसी में आप अलग अलग विषयों की बात कर लें तो उसका भारांश भी देखा जाता है। यानी कि किस विषय में किस विषय की बात कर लें, यूपीएससी में या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में किसी भी विषय का भारांश होता है, अर्थात उस विषय से कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर मान लीजिए पॉलिटी से प्रश्न 15 से 20 पूछे जा रहे हैं, तो 100 में से 15-20 अगर है, मान लीजिए 25 है, तो उसके हिसाब से आप भारांश निर्धारित कर सकते हैं। अब क्या पढ़ना है, जहां तक ये बात आती है तो और इसमें मैं बातें बताऊंगा, लेकिन क्या पढ़ना है
तो आपको NCERT पढ़ना है, ठीक है, NCERT पढ़ना है। और NCERT पढ़ना क्यों है? क्योंकि यह एक प्रमाणिक बुक है, और प्रमाणिक बुक होने के साथ साथ आप ऐसे कह सकते हैं कि यह अवधारणाओं को बहुत ही सरल भाषा में स्पष्ट करने का प्रयास करता है, स्पष्ट करता है। तो क्या पढ़ना है? NCERT पढ़ना है। NCERT कौन सी पढ़ना है? तो सभी विषयों की NCERT को पढ़ना है जो आपके सिलेबस से मैच करता है। और क्या नहीं पढ़ना है की बात करूं तो जो डाटा है, डाटा जो पुराना डाटा है वो हमें नहीं याद रखना है। हाँ, कहीं कहीं ऐसे डाटा आपको देखने को मिलेगा जहाँ से हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का आर्थिक विकास और स्वतंत्रता के समय भारत का आर्थिक विकास का आंकड़ा क्या कहता है और आज क्या परिवर्तन आया है। तो उस समय के आंकड़े को आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक डेटा है। उसका अगर आप प्रयोग करते हैं ये बताने के लिए कि भारत का आर्थिक विकास कैसा रहा है, या भारत का आर्थिक विकास स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अभी तक उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, तो परिवर्तनों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पुराने ऐतिहासिक डेटा का इस्तेमाल करें, और ऐतिहासिक डेटा आपका प्रमाणिक होना चाहिए। प्रमाणिक डेटा कौन देता है? NCERT देता है, ठीक है। चूँकि ये गवर्नमेंट की बुक है तो गवर्नमेंट इसी को आधार मानती है, स्वाभाविक सी बात है। यह एक ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स जिसे कहते हैं वो है। तो क्या पढ़ना है? NCERT सभी विषयों को पढ़ना है, और डेटा को आपको अपडेट करना है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि NCERT की ये कमी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। कैसे पढ़ना है? तो ये हम क्लास के दौरान, ठीक है, क्लास के दौरान देखेंगे कि कैसे इसको पढ़ना है। हम फ्लो चार्ट का प्रयोग करेंगे जहां पर हमें आवश्यकता है, ठीक है, फ्लो चार्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जहां पर मुझे लगेगा कि आप लोगों को कोई पेज दिखाना है, हम यहां पर फोटोज़ का प्रयोग करेंगे। जो फोटो आपके NCERT में दिया गया है, कुछ पैसेज भी, पैराग्राफ भी ले सकते हैं जहां पर आवश्यकता हो, जहां पर जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से कोई तथ्य आप ले सकते हैं, ले करके हम यहां पर उसको आगे बढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ना है ये क्लास के दौरान देखेंगे, और क्लास के दौरान इनोवेशन हम करते रहेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें विजुअलाइज हों। विजुअलाइज होने का मतलब ये है कि आप कई बार जब मूवी देखते हैं तो कोई देखे होंगे कि कैरेक्टर किसी चीज़ की कल्पना कर रहा है, तो जब कल्पना वो कर रहा है तो उसको भी पिक्चराइज किया जाता है। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आपको वो सारी बातें मेमोराइज रहें, लंबे समय तक आपके जहन में रहें। ये तभी हो सकता है, और कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर उसके पढ़ाने के दौरान जो कुछ भी वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और शब्दों के माध्यम से कल्पना की जिस लोक में वो पहुंचाना चाहता है, अगर आप वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, इसका मतलब ये हुआ या तो पढ़ाने के तरीके में गलती है, या आपका कंसंट्रेशन बेहतर नहीं है। यदि आपका कंसंट्रेशन बेहतर नहीं है तो चाहे मैं कितना भी विजुलाइज करने का प्रयास करूं, कितना भी मैं कोशिश करूं कि आपको सारी चीज़ें क्लास के दौरान ही याद हो जाए, नहीं हो सकता। इसलिए मेरा 100% और आपका भी 100% क्लास में उपस्थित होना ज़रूरी है। क्लास में अब कहेंगे कि ऑनलाइन क्लास में कैसे क्लास में उपस्थित रहें, तो जब क्लास चल रही है उस दौरान आपको क्लास में उपस्थित रहना है, और आप ये मान करके चलें कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। अब ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं तो उसमें कई तरह की बातें होती हैं। अब आप कहेंगे कि वो कैसे पॉसिबल है? तो आप पढ़ने आए हैं, मटरगश्ती करने नहीं आए हैं, ये ध्यान रखिए। और इसीलिए संस्कृति IAS का आपने कोर्स परचेज किया है। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को विजुलाइज कराऊं, आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से एक एक चीज़ें क्लियर होती रहें। कुछ चीज़ें जहां पर मुझे आवश्यक लगेंगी शब्दावलियां, उन शब्दावलियों को मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा,
ताकि आप लोगों के पास एक शॉर्ट नोट्स भी रहे, आप लोगों को कहीं उसको लेकर के कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने ये कहा कि क्या पढ़ना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एनसीईआरटी के जो इंडेक्स हैं उसको देख लें, और एनसीईआरटी के इंडेक्स को देखने के बाद फिर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना या हमारे लिए एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक क्यों है। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के द्वारा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। बदलाव करने का सीधा सा मेरा मतलब ये है कि कुछ कंटेंट को कम किया गया है, कुछ लेसन को कम किया गया है, और उसी के आधार पर आप ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मान सकते हैं कि ये पुरानी एनसीईआरटी है, ये नई एनसीईआरटी है। कुछ पाठ्यक्रम में आप देखेंगे तो कुछ लेसन तो हैं, लेकिन उसमें से कुछ कंटेंट को कम कर दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है कि कंटेंट को कम कर दिया गया है, ये सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो कंटेंट कम किया गया है क्या वो आपके पाठ्यक्रम से, आपके सिलेबस से मेल खाता है। अगर सिलेबस से मेल खाता है, यदि आवश्यक है, ठीक है, वो मैं देखूंगा, सिलेबस से मैच करूंगा। यदि वो आवश्यक है तो उसको इसमें हम ज़रूर शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके सिलेबस से मैच करता है, आवश्यक है, तो हम उसे शामिल नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बात करें, ये भी महत्वपूर्ण है, और इसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, और 1 है। इसमें जो लेसन हैं ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी पिक्चर है। ये बताने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास एनसीईआरटी आए और जब भी आप मार्केट में जाएं, एनसीईआरटी देखें, तो ये आप ज़रूर देखें, और आपके पास क्लास के दौरान एनसीईआरटी की एक कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ एनसीईआरटी, ठीक है, ये इसका फ्रंट पेज है। इसमें विविधता की समझ, ये पुरानी एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। पहला लेसन है विविधता एवं भेदभाव, ये हम पढ़ने वाले हैं। सरकार क्या है, ये बेसिक है, ठीक है। एक अध्याय 4 की बात करें तो अध्याय 4 में जो भी इसमें दिया गया है उसके बात करेंगे। फिर उसके बाद इकाई की बात करें, इकाई स्थानीय सरकार और प्रशासन, इसमें पंचायती राज, जो सीधे किसी भी आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें या यूपीएससी की बात करें, तो ये यूपीएससी प्लस पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लीजिए, ये ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ तक कि वनडे एग्ज़ाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकार क्या है, ये भी आपका हिस्सा है, आपके दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होता है, लेकिन हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हों जो इसके बारे में नहीं जानते हों। फिलहाल गांव का प्रशासन कैसे चलता है हम जानते तो हैं, देखे तो हैं, लेकिन शब्दों का प्रयोग सही नहीं हो पाता है। हम स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। मुख्य परीक्षा का आंसर लिखते समय क्या आप स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गांव का प्रशासन हम इसको देखेंगे, नगर प्रशासन देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के स्रोत कौन से हैं, शहरी क्षेत्र में आजीविका के स्रोत कौन से हैं, हम इनको देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सामाजिक विज्ञान कहा गया है लेकिन पॉलिटी में शामिल है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बात कर रहा है। इसमें हम देखेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता, इकाई 1 है। अध्याय क्या है? समानता। तो समानता हमारे संविधान में बताया गया है। समता, समानता कौन सा आर्टिकल है, ये सब कुछ देखेंगे। तो ये राज्य व्यवस्था से सीधे से जोड़ता है, समानता। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार 3 तरह की होती है, ठीक है। यहाँ पर संघ सरकार की बात कर लीजिए, राज्य सरकार की बात कर लीजिए, और यहाँ पर पंचायती राज की बात कर लीजिए, या स्थानीय सरकार की बात कर लीजिए। तीन तरह की सरकार, यहाँ पर राज्य सरकार की बात कही गई है। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका कैसी है, राज्य शासन कैसे काम करता है। लिंग बोध, लिंग अर्थात लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, औरतों ने बदली दुनिया, अब ये महिलाओं के इम्पोर्टेंस के बारे में है।
साथ ही यहाँ पर भेद क्या है, किस तरह के भेद हैं, आप लिंग आधारित असमानता की बात कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर आएंगी। संचार के माध्यम कौन से हैं, किसी से आप कम्युनिकेट करते हैं तो कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं। हमारे आसपास के बाजार में एक कमीज संदर्भ के रूप में प्रयोग किया गया है, इत्यादि इत्यादि, इसको हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आगे बात करें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, और ये कहता है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को लेकर के तमाम बहस होती रहती है, तो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो बातें हैं हम यहाँ पर समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। पश्चिम के देशों से हम तुलना करेंगे कि पश्चिम के देशों में जो धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलता है और भारत में धर्मनिरपेक्षता, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। ठीक है, ये भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता की समझ और संसद तथा कानूनों का निर्माण। हमारे देश में संसद को अधिकार है कि वह संपूर्ण देश या किसी राज्य या किसी क्षेत्र विशेष के लिए कानून बनाए। संसद कैसे कानून बनाती है और कानून की आवश्यकता क्यों होती है, ये सारी बातें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। न्यायपालिका, ये भी आपके दैनिक जीवन से संबंधित है। जब भी आपको ये लगता है कि आपके अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, तब भी आप ये कहते हैं कि मैं भले ही कमज़ोर हूँ लेकिन मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। तो कोर्ट में देखने की बात यहीं पर आती है कि आपको ये पता है और एक आम व्यक्ति का विश्वास इस विषय को लेकर के है कि न्यायपालिका में मेरी बातों को सुना जाएगा और मुझे मेरे अधिकार को ध्यान में रखते हुए न्याय दिया जाएगा, मेरे हक को ध्यान में रखकर। तो न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है, ये सारी बातें हम समझने वाले हैं। हाशियाकरण क्या होता है, हाशियाकरण से कैसे निपटा जा सकता है, जन सुविधाएं क्या होती हैं और जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है। ठीक है, कानून और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय अपने आप में कई जगह से जुड़ता है। जैसे मैं यूपीएससी के सिलेबस की बात करूं तो वहां पर भारतीय समाज भी है और भारतीय समाज के साथ साथ सामाजिक न्याय भी इसमें शामिल है। और न केवल यहाँ पर सामाजिक न्याय, बल्कि जब आप राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था, यहाँ पर सामाजिक न्याय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन सभी जगहों पर सामाजिक न्याय का प्रयोग किया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे और ये क्लास 9 की एनसीईआरटी है। लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्यों, हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं लोकतंत्र ही क्यों। विश्व में अलग अलग शासन प्रणाली हैं, तो अलग अलग विश्व की आप ऐसे कह सकते हैं कि विभिन्न शासन की प्रणालियां या प्रणाली कौन सी है और उन सभी में लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र बेहतर क्यों है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कई ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है, राजशाही व्यवस्था है या तानाशाही व्यवस्था है, वहां पर लोकतंत्र की मांग क्यों होती है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि विश्व में जितनी भी शासन की प्रणालियां हैं, उन सभी शासन की प्रणालियों में सबसे बेहतर प्रणाली के रूप में आप ऐसे कह सकते हैं कि सबसे बेहतर ज्ञात प्रणाली के रूप में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जबकि अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो दोनों के लोकतंत्र में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या दोनों की लोकतांत्रिक मान्यताएं, लोकतांत्रिक मूल्य एक जैसे हैं, और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं है, इत्यादि बातें। क्यों हम लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, क्यों हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र में लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं। और लोकतंत्र का ही मतलब होता है कि यहाँ पर
आपको फ्रीडम मिला हुआ है। ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ या संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। चुनावी राजनीति क्या होती है और चुनावी राजनीति से आप लोग भली प्रकार से परिचित हैं, आप लोगों ने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा। तो चुनावी राजनीति और चुनावी राजनीति का सबसे बेहतर एग्जाम्पल ग्राम प्रधानी का जो चुनाव होता है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए होंगे, है ना। और चुनाव के दौरान जो धांधली, जिस तरह की उधमबाजी, ये सब कुछ होता है, सब कुछ आप लोगों ने किया होगा। मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कभी ये किया है। ठीक है, संस्थाओं का कामकाज यानी कि भारत में जो संस्थाएं हैं, जैसे मान लेते हैं संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं, तो ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं। ठीक है, इनके काम करने का तरीका क्या है। जैसे अगर मैं कहूं ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कैसे काम करता है, इत्यादि बातें। लोकतांत्रिक अधिकार क्या होते हैं या किसको लोकतांत्रिक अधिकार कहा जाता है, ये भी हमें समझना है। आगे चल करके हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 की एनसीईआरटी है और इसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है। इसमें क्या पढ़ा जाएगा, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है, संघवाद क्या होता है, जाति धर्म और लैंगिक मसले कौन से हैं, हमारे देश में कितने राजनीतिक दल हैं और किसी राजनीतिक दल को मान्यता कैसे दिया जाता है, किसे और किस आधार पर हम कहेंगे कि यह राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, और किसे हम कहेंगे कि वह क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी है, इत्यादि बातें सब कुछ इसमें आ जाएगा और सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, इत्यादि बातें भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। आगे चल करके अगला जो हमारी एनसीईआरटी है, राजनीतिक सिद्धांत के नाम से है। तो इसके बारे में राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसको हम देखेंगे। इसमें स्वतंत्रता, उससे संबंधित अवधारणाएं, समानता से संबंधित अवधारणाएं, सामाजिक न्याय पुनः यहाँ पर आ रहा है, इसको हम देखेंगे। अधिकार क्या होता है, नागरिकता, और नागरिकता किसी व्यक्ति को किस आधार पर मिलता है, कैसे दिया जाता है, नागरिक का मतलब क्या होता है और गैर नागरिक का मतलब क्या होता है, इत्यादि बातें। राष्ट्रवाद जो एक अमूर्त संकल्पना है, अमूर्त विचार है, इसको हम देखने वाले हैं। धर्मनिरपेक्षता को और विस्तार से यहाँ पर समझने को मिलेगा। अगली एनसीईआरटी जो है वो 12वीं क्लास की है, स्वतंत्र भारत में राजनीति इसका नाम है, और इसमें विश्व के बारे में भी समझेंगे और भारत के बारे में भी कुछ कुछ बातें आप लोगों को देखने और समझने को मिलेगा। तो राष्ट्र निर्माण, किसी भी देश की बात करें, खास करके भारत के संबंध में बात किया जाए तो भारत एक नव स्वतंत्र राष्ट्र है और भारत में अभी भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि हमारा देश राष्ट्र निर्माण के दौर से गुजर रहा है। पूरी तरह से हमारा राष्ट्र अभी निर्मित नहीं हुआ है, अभी निर्माण के क्रम में है। तो निर्माण के क्रम में है, और जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो हमारा राष्ट्र एक राष्ट्र के रूप में जब विश्व के नक्शे पर आया था, तो उस विश्व के नक्शे पर एक भारत को लाने में, अखंड भारत को लाने में कौन कौन सी चुनौतियां उस समय मौजूद थी और आज भी कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं, और जो उस समय के राजनेता थे उन नेताओं ने कैसे भारत को एक भारत बनाने का, यानी कि भारत को भारत बनाने में भूमिका निभाई, उनके समक्ष चुनौतियां कौन सी थीं, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक दल के प्रभुत्व के बारे में बात करेंगे, और एक दल के प्रभुत्व के संदर्भ में हम जब बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा था, पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे कि स्वतंत्रता के बाद काफ़ी लंबे समय तक भारत पर एक दल का शासन रहा है। अर्थात मैं नाम नहीं लूँगा, हम क्लास में उसे पढ़ने वाले हैं, तो एक दल के प्रभुत्व के संदर्भ में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, एक दल का प्रभुत्व कैसे रहा, कैसे
क्यों और कब तक, ठीक है, और कब तक हमें देखने को मिला, ये सारी बातें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। नियोजित विकास की रणनीति क्या होती है और नियोजित विकास का मतलब क्या होता है। ये जो नियोजित शब्द है ये आपको इकॉनमी में भी देखने को मिलता है, ठीक है, इकॉनमी में भी ये शब्द देखने को मिलेगा। जो भारत के विदेश संबंध हैं, किस तरह के संबंध हैं, मैंने आपसे कहा था कि स्वतंत्र भारत के राजनीति में विश्व के साथ भारत के संबंधों को भी हम देखेंगे, चाहे पड़ोसी देश हो, अमेरिका हो या अन्य देशों के बारे में भी बात कर रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमारे जो विदेश संबंध हैं, विदेश संबंध का मतलब क्या होता है और विदेश संबंध आवश्यक क्यों है, और विदेश संबंध में राष्ट्रहित महत्वपूर्ण क्यों होता है, राष्ट्रहित ही क्या होता है, ये सब सारी बातें ये आपने समझ लिया। कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना कैसे किया गया, कांग्रेस की प्रणाली क्या रही है, इत्यादि बातें। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट किसको कहा जाता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये भी देखेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या कहती हैं और क्षेत्रीय आकांक्षाएं दरअसल हैं क्या, ठीक है। भारतीय राजनीति के बारे में जो नया बदलाव आया है वो बदलाव क्या है, इत्यादि बातें हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है। अब देखने के बाद अब कुछ और बातें समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने उन सभी एनसीईआरटी के टॉपिक को देख लिया और जहाँ पर मुझे आवश्यक लगा मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे सिलेबस से मैच करता है और इसलिए पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। फिलहाल कुछ और बातें कि एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक क्यों है, ठीक है, आवश्यक क्यों, एक एक करके सभी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, एनसीईआरटी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और एनसीईआरटी की महत्ता है, इसमें अस्पष्टता है, सरलता है, भाषा और प्रस्तुतिकरण। अस्पष्टता, ठीक है, सरलता है और अस्पष्टता और सरलता इसलिए है क्योंकि इसकी भाषा और प्रस्तुतिकरण ये दोनों ही बहुत ही शानदार है, ठीक है। प्रस्तुतिकरण शानदार क्यों है, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एनसीईआरटी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आप लोगों को बेसिक दिखाई देंगी। बेसिक कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर देख लीजिए। किसी भी एनसीईआरटी की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर के माध्यम से जो बातें लिख कर के बताई जा रही हैं उन्हीं बातों को यहाँ पर लड़के और लड़कियों में अंतर क्या है, कैसे ये दिखाने का, यानी कि विविधता एवं भेद कैसे बताने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, शुरू में ही जहाँ पर विविधता के बारे में बताया गया है कि विविधता की समझ कैसे आपकी हो सकती है, यहाँ पर एक तीन पिक्चर के माध्यम से बताया गया है कि एक कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं और तीनों विद्यार्थियों को चित्र बनाने के लिए दिया गया। एक ही चित्र बनाने के लिए दिया गया, एक ही इमेजिनेशन दिया गया, लेकिन जो बच्चों ने बनाया उन सभी के चित्रों में अंतर है। तो इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि विविधता कैसी है। कई तरह की विविधताएं हैं, उन विविधता में एक यह भी है।
आपके खान पान, रहन सहन, भाषा, धर्म इत्यादि सब कुछ अलग हो सकते हैं, फिर भी भारत एक है। भारत की एकता की बात की जाती है। फिलहाल यहाँ पर कार्टून के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो मैंने ये कहा कि अस्पष्टता देखने को मिलता है और सरलता भी देखने को मिलती है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात यहाँ पर करूँ तो जो यहाँ पर अवधारणाएं जो आपके बुनियाद का काम करती हैं, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बुनियादी सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत, ठीक है, बुनियादी सिद्धांत भी देखने को मिलते हैं। और उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये अवधारणाओं को स्पष्ट करने का काम करते हैं। तो आप यहां पर कहेंगे कि अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट अवधारणा, अस्पष्ट अवधारणा। ये बात समझ में आ गई। एक बात सोचिए, मैं आपसे कहूं कि a+b का होल स्क्वायर, ये आगे चल कर के भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि a+b का होल स्क्वायर कितना होता है। तो यदि आपको a+b का होल स्क्वायर नहीं पता है तो क्या आप आगे के मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाएंगे? अगर आपको 1 2 3 का मतलब नहीं पता है कि 1 2 3 क्या होता है, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा है, आपको डिवाइड करने नहीं आ रहा है, आपको जोड़ने घटाने नहीं आ रहा है, तो इस बात को समझिए, क्या आगे चल कर के आपसे ये कहा जाए कि आप एडवांस मैथ पढ़ लीजिए और उसकी किताबें पढ़ लीजिए तो आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए बुनियादी सिद्धांत ये बताने का काम करता है, जो आगे चल कर के आप अन्य जो किताबें पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड जिन्हें बुक कहा जाता है, उसके आधार के रूप में काम करेगा। इसी से एक और टॉपिक मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यह आपके आधार का निर्माण करता है, अर्थात आधार निर्माण करता है, ताकि आप जो एडवांस किताबें हैं, आगे की किताबें हैं, उन आगे की किताबों को पढ़ सकें। ठीक है, यानी कि विषयों को समझने में यह सहायता करता है, विषयों को समझने में सहायक है, सहायक का कार्य करता है। अच्छा, एक और बात सोचिए, न केवल विषयों को समझने में सहायता करता है, अक्सर ये बात देखी जाती है कि जब भी कोई न्यूज़पेपर प्रकाशित होता है तो ये कहा जाता है कि पहले की जो स्थिति थी वो न्यूज़पेपर, ठीक है, ठीक, छपने के बाद बिकते थे। आज की स्थिति ये है कि न्यूज़पेपर पहले बिक जाते हैं फिर छपते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो क्लास के दौरान समझ जाएंगे। एक तो ये बात है, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब आप किसी सिस्टम का हिस्सा बनने जाते हैं तो सिस्टम का जो फंडामेंटल होता है उसको आपको ज़रूर फॉलो करना होता है। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और ये एक साइकिल है, और साइकिल, ठीक है, मान लेते हैं ये साइकिल, ये सीट है और यहाँ पर ये हैंडल है, ठीक है, ये सीट है और ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम कैसा बना हुआ है? तो ये सिस्टम बना हुआ है और इसी सिस्टम से ये पूरा चलता है। अब इस बात को सोचिए कि आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, आप चाहते हैं सिस्टम को बदलना, लेकिन आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि इस पूरे सिस्टम को आप बदल सके। आप अपने हिसाब से पूरे सिस्टम को नहीं घुमा सकते। अगर आप चाहें भी तो भी ऐसा नहीं कर सकते। फिर आपके पास विकल्प क्या है? सिस्टम जैसे चल रहा है आप उस सिस्टम के हिसाब से चलिए, और अगर आप इससे विपरीत चलने की कोशिश करेंगे तो यह पूरा सिस्टम आपको तोड़ करके बाहर कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम को फॉलो करना ज़रूरी है। उसके कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। और कभी भी जब आप नौकरशाह बनने जा रहे हैं, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य है कि आप एक नौकरशाह बनेंगे, तो इस बात की कल्पना करिए आप उसी सिस्टम में जा रहे हैं और उसी सिस्टम की आप बुराई हमेशा करते रहें, आप सिस्टम में रह पाएंगे? कोई एक सरकार है,
उस सरकार में अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हो सकती हैं, दूसरी सरकार में थोड़ी अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी, बुराइयाँ कम हो सकती हैं, और व्यक्ति अच्छाई और बुराई दोनों का पुलिंदा है। तो जब आप किसी पद को धारण करते हैं तो वहाँ पर आप किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री को आपने वोट दिया हो या न दिया हो, मोदी जी को आपने वोट दिया हो न दिया हो, डजंट मैटर, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, भले ही आपने किसी और को वोट दिया हो, किसी और के नाम पर आपने वोट दिया हो। ये बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा पॉजिटिव या ज़्यादा निगेटिव में नहीं जाना है। आप राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, सबके बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण हमेशा रखेंगे। अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो फिर आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी वही काम करने का प्रयास करता है, यानी कि आपका एक संतुलित दृष्टिकोण, ठीक है, दृष्टिकोण विकसित करने का कार्य करता है, जो कि इस एग्जाम के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब ये बात आती है कि एनसीईआरटी की प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, प्रासंगिकता, क्या एनसीईआरटी प्रासंगिक है? तो प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि यह यूपीएससी प्लस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इनके पाठ्यक्रम से ये मैच करता है, जो कि मैं आगे चल करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। इसलिए इसकी प्रासंगिकता है। और प्रासंगिकता के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने आप लोगों से कहा कि इसमें ऐतिहासिक आंकड़े आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये जो ऐतिहासिक आंकड़े हैं ये विश्वसनीय आंकड़े हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा ही पब्लिश किया गया है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस और ज़्यादा है। ये बात आपने समझ लिया। एक और बात है कि जो एनसीईआरटी है, थोड़ा सा और इसको ऐसे कर लेते हैं, सस्ती भी है, और सस्ती होने के साथ साथ यहाँ तक आपकी जो पहुँच है वो आसान है। मतलब एनसीईआरटी की किताबें लगभग सभी जगह मिल जाएंगी, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यह सस्ती भी है और सुलभ भी है, सस्ती और सुलभ है। ये बात समझ में आ गई? सस्ती और सुलभ होने के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि यह आसान समझ विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आसान समझ, इसमें आसान समझ, और इस आसान समझ को विकसित करने के लिए कार्टून का प्रयोग किया गया है और फोटो का प्रयोग किया गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। ठीक है, आसान समझ के लिए कार्टून भी है, फोटो भी है। एक और महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों से कहा कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता ज़्यादा है। प्रामाणिकता और विश्वसनीयता ये अधिक है। ठीक है, और न केवल प्रामाणिकता और विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता अधिक है, ये भी बताइए। जो यूपीएससी है, यूपीएससी के संदर्भ में मैं बात करूं तो यूपीएससी के जो प्रश्न आप देखेंगे, जो प्रश्नों का प्रारूप इस समय दिया जा रहा है, ठीक है, मैं इसको कह रहा हूं कि उत्तर लेखन, और उत्तर लेखन में ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जो यूपीएससी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या यूपी पीसीएस की बात करूं, यूपी पीसीएस में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो वो आपसे पूछता है जो आपका सिलेबस है। मैं अगर कहूं सिलेबस आपका इतना है और इस पूरे इतने सिलेबस को वो इतने में पूछता है,
यानी कि आप मुख्य परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा के कॉन्टेक्स्ट में जो शब्द सीमा दी जाती है, शब्द सीमा, वो कुछ इस प्रकार से है। जो यूपीएससी में आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि भैया आप 150 शब्द में लिख करके बताएं। एक तो ये है सेगमेंट है, और दूसरा ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप 250 शब्द में लिख करके बताएं, और पूरे सिलेबस को एक साथ आपसे पूछ लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो हमारे देश में इकॉनमी में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी, एक तो ये बात है, और दूसरी बात हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, या भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण किसी एक जगह आपको देखने को नहीं मिलते हैं। पूरे सिलेबस को अगर आपने कवर किया है तो अलग अलग जगहों पर छीट-फूट आपको दिखाई देगा। अब उन सभी सिलेबस को आपको, उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी पॉइंट को आपको एक जगह लाना है। ये तभी संभव है जब आपने पूरा सिलेबस कवर किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उत्तर लेखन है, अगर आपके पास ये जो 250 शब्दों में पूछा गया है, शब्द भंडार, ठीक है, आपके पास अधिक है तब तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ये तब हो सकता है जब आपको शब्दों का चयन आता हो, शब्दों का चयन, यानी कि किसके जगह पर कौन सा शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा तो मेरा काम चल जाएगा और मेरी सारी बातें समझ में आ जाएगी एग्जामिनर को जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि आप लोगों के समझ में आए, हो सकता है कि नहीं समझ में आए। अगर बिल्कुल बिगनर हैं तो हो सकता है समझ में ना आए। मैं ये कह रहा हूं कि विश्व में पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं और उन पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हमें सतत विकास पर जोर देना चाहिए। एक तो ये बात है, सतत विकास पर जोर देना चाहिए। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे कह रहा हूँ दूसरे तरीके से कि विश्व भर में पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करना ही चाहिए और संसाधनों का अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें। इस तरह से मितव्ययिता के साथ हम संसाधनों का प्रयोग करें, ठीक है, ताकि अगली पीढ़ी के लिए वो संसाधन उपलब्ध रहें, उनके काम आए। अब 4 लाइन मैंने ऐसे बोल दिया और मैंने कहा कि पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सतत विकास पर ध्यान देना चाहिए। अब सतत विकास का मतलब ही है कि आज आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, जो संसाधन हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करें कि आपकी ज़रूरतें तो पूरी हों लेकिन भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहें। सतत विकास की ये व्याख्या है। तो अगर आपने केवल सतत विकास शब्द लिख दिया तो इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि सतत विकास का अर्थ आपको पता है, और ये कंसाइज और ठोस शब्द, सारगर्भित शब्द आपको कहाँ से मिलेगा? वो एनसीईआरटी पढ़ने से ही मिलेगा। एनसीईआरटी जितनी बार आप पढ़ेंगे यकीन मानिए उतनी बार आपको हर लाइन में कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। किसी भी किताब को पढ़ लीजिए, उसमें ये विशेषता देखने को नहीं मिलेगी जो कि एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। और ये जैसे जैसे आपके विषय की समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि उसमें जो कंटेंट रिच है वो आपको दिखाई देगा, और उसी को कहा जाता है कि बिटवीन द लाइंस चीज़ें समझ में आ रही हैं। यानी कि 2 लाइनों के बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं, इसके बीच में ये जो खाली जगह है इसमें भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। वो समझना है, वो पढ़ना नहीं है, वो समझना है। वो समझ में तब आएगा जब आपने लाइनों का मतलब समझ लिया है, आपने विषय को समझ लिया है, आपने उसकी बताई हुई अवधारणाओं को समझ लिया है। तो ये बातें स्पष्ट हो गई, ये बातें मैंने आपको बताया। दूसरी बात यहाँ पर
अगर आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो ये यूपीएससी का, ठीक है, यूपीएससी का है। उसी तरह से मुख्य परीक्षा में मैं बात कर रहा हूं तो शब्द सीमा आपसे पूछता है, शब्द सीमा, ठीक है। आपसे ये कहा जाता है कि आप 125 शब्दों में या फिर 200 शब्दों में आप लिख करके बताएं, और ये यूपीपीएससी, यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह से पूछा जाता है। बताइए, इसके लिए आपके पास शब्द भंडार चाहिए, शब्दों का चयन सही होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर तथा की जगह पर और की जगह पर तथा, और जहाँ पर एवं लगाना चाहिए आपने वहाँ पर तथा लगा दिया, जहाँ पर द्वारा लगा देना चाहिए द्वारा आपने लगाया है आगे, तो लास्ट में आपका होता है या है ये शब्द आएगा या कौन सा शब्द आएगा, वो सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाता है। तो ये सारी बातें लगातार जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब जाकर के वो हैबिट आपकी डेवलप हो पाएगी, और लगातार आप लिखेंगे तब डेवलप हो पाएगी, और इसीलिए एनसीईआरटी का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि उत्तर लेखन में यह सहायक है, और इसीलिए एनसीईआरटी का महत्व ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई। आपको कैसा किसी भी विषय का सारगर्भित ज्ञान होना चाहिए, सारगर्भित, ठीक है, सारगर्भित होना चाहिए, और न केवल सारगर्भित होना चाहिए। बताइए, यहाँ पर सारगर्भित ज्ञान की बात कर लीजिए, भाषा और शब्द चयन ये आपके बेहतर होने चाहिए, तब जाकर के आपका उत्तर बेहतरीन माना जाता है, और तभी आपकी जो कॉपी है अन्य लोगों से अलग होती है और आपको फिर नंबर मिलता है। अदरवाइज़ लिखने के लिए सभी लिखते हैं, लेकिन सबके आंसर में वो कसावट नहीं होता है। कसावट का मतलब ये है कि जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं तो शुरू में आपने देखा, और देखने के बाद ही वहाँ पर ऐसी जिज्ञासा क्रिएट कर दी गई कि आप चाह कर के भी उस फिल्म को आधा अधूरा छोड़ कर के नहीं जाते। जैसे वेद प्रकाश का जो एक आता है ना नॉवेल, आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, इतनी मोटी नॉवेल, आपके जहन में ये रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसी तरह से फिल्मों में अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, पहचानो कातिल कौन है ना। उस तरह की बातें आपके आंसर में भी होना चाहिए। ये तभी होगा जब मल्टीपल टाइम आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसकी बातों को समझेंगे, उसके शब्दों को समझेंगे, और वो जो सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब किया गया है, उसको आप समझें, अस्पष्टता हो, सरल हो, प्रस्तुतिकरण आपका बेहतर हो, सारगर्भित हो, ठीक है, भाषा हो, शब्दों के जाल में आप न उलझाएं। आप आंसर ऐसा लिखें कि एक व्यक्ति, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। आपने इतिहास का प्रश्न लिखा है, मतलब आंसर दिया है, या पॉलिटी का आंसर आपने दिया है। किसी व्यक्ति को संघात्मक व्यवस्था नहीं पता है, या संघवाद क्या होता है नहीं पता है, लेकिन आपका आंसर जब वो पढ़े तो पढ़ने के बाद उसे समझ में आ जाए कि संघात्मक व्यवस्था या संघवाद क्या है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इतिहास में हड़प्पा संस्कृति क्या है, कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और आपका जैसे ही आपकी कॉपी पढ़ने के बाद उसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि ये हड़प्पा संस्कृति है और हड़प्पा सभ्यता है, और इसमें ये बातें बताई गई हैं। ऐसा आपका उत्तर होना चाहिए, सरल होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, फैक्ट जो हैं उनका भी इस्तेमाल होना चाहिए, सबका संतुलन होना चाहिए, अवधारणा, फैक्ट इत्यादि सबका संतुलन होना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति पढ़े जो बिल्कुल नासमझ व्यक्ति हो, जिसे इतिहास का ई नहीं पता हो, वो भी उसे पढ़ कर के समझ जाए कि ये इतिहास का उत्तर लिखा गया है, यही आपका आंसर होना चाहिए। और ऐसा ही आंसर आपसे यूपीएससी डिमांड करती है। अब ये कैसे लिखना है ये आपके ऊपर है। अब ये कैसे होगा ये डिपेंड करता है कि आपने लिखने का अभ्यास कितना किया है, आपने कितनी किताबें रीड की हैं। किताबों में मैं
एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। जब आप ऐसा करते हैं, लगातार इस दिशा में प्रयास करते हैं, तब जा कर के हो पाता है। ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि एनसीईआरटी का महत्व तो क्या है और क्या इसमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो कैसे पढ़ना चाहिए वो क्लास में तो देखेंगे ही। अब जो यहाँ पर एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो यहाँ पर विविधता की समझ, ये देखिए, ये प्रीलिम्स, ये यहाँ तक, ठीक है, ये प्री का है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्री का है, ठीक है। भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज के बारे में मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया। देखिए यहाँ पर पंचायती राज अर्थात स्थानीय सरकार के बारे में बताया गया है, पहले ही सिलेबस में मेंशन है प्री में। लोक नीति, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, बताइए इसमें अधिकारों से संबंधित मुद्दे थे। अच्छा, ये तो हो गए, ये आपका हो गया प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। यहाँ पर देखें, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना क्या है, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया। उससे संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, उनकी चुनौतियां क्या हैं, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण और उनके विवाद निपटान से संबंधित बातें, तंत्र और संस्थान कौन कौन से हैं, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। अब यहाँ पर देख लें कौन कौन सी चीज़ें मैच कर रही हैं, जो बातें यहाँ पर दी गई हैं। विविधता की समझ, जब आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो विविधता की समझ वहाँ पर आ जाता है। विविधता यहाँ पर सरकार क्या है, पंचायती राज, यहाँ पर देख लीजिए पंचायती राज यहीं पर है। गांव का प्रशासन यानी कि स्थानीय प्रशासन की बात कर रहा है। नगर प्रशासन, तो जो आप स्थानीय सरकार की बात करते हैं तो शहरी स्थानीय शासन और ग्रामीण स्थानीय शासन, दोनों को अलग अलग करके आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है गांव का प्रशासन, नगर का प्रशासन, दोनों को विभाजित कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका इत्यादि बातें। यहाँ पर समानता, स्वास्थ्य, भूमिका, राज्य सरकार कैसे काम करता है, यहाँ पर सरकार के बारे में कहा ही गया है, ठीक है। फिर बात कर रहा है कि यहाँ पर संचार के माध्यम, हमारे आसपास बाजार इत्यादि, ये धर्मनिरपेक्षता, विविधता, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के बारे में भी बात वहाँ पर कही गई है। संसद तथा कानून का निर्माण कैसे किया जा रहा है, न्यायपालिका, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। सामाजिक न्याय मैंने बताया ही। लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और विश्व में जो अन्य शासन व्यवस्थाएं हैं उन शासन व्यवस्थाओं के साथ तुलना, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे। चुनावी राजनीति क्या कहती है, संस्थाओं का कामकाज कैसे होता है, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर लिया कि विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान कौन कौन से हैं, शक्तियों का विभाजन, उनके मध्य विभिन्न जो घटक हैं, कैसे उनके मध्य शक्तियों का विभाजन हो रहा है, इत्यादि बातें यहाँ पर देखें। जाति, धर्म, लैंगिकता, ठीक है, मसले, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम, राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता से संबंधित मुद्दे भी, और नागरिकता भी हमारी संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में दिया गया है। तो यहाँ पर नागरिकता के बारे में, राष्ट्र निर्माण, हमारे राष्ट्र के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। वो सारी बातें जो यहाँ पर एनसीईआरटी में बताई गई हैं, जो हमारा इंडेक्स है, वही सारी बातें यहाँ पर भी आपको देखने को यूपीएससी के सिलेबस में देखने को मिल रहा है। न केवल यूपीएससी का सिलेबस, मैंने आप लोगों से ये भी कहा कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका भी सिलेबस इससे मैच करता है। ऑब्वियस सी बात है कि एनसीईआरटी का महत्व तो ज़्यादा है और इसीलिए कहा जाता है, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी है वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बाइबल की तरह कार्य करता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए इसे पढ़ें, समझें और क्लास में बने रहें।
क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ उसी के बारे में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक मुद्दे, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, यानी कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं। यहाँ पर देखिए नागरिक चार्टर के बारे में भी कहा गया है, इत्यादि बातें, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, सारी बातें बताई गई हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि दोनों के सिलेबस इंडेक्स, ये जो आप देख रहे थे इंडेक्स, ये मैच करता है हमारे यूपीएससी के सिलेबस से। क्लियर है? तो आज के सेशन में मैं केवल आप लोगों से शुरू में ही कहा था कि मैं केवल इतना बताऊंगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल से आपकी जो क्लास होगी वो रिज्यूम होगी, यानी कि एक एक टॉपिक को उठा करके एक एक एनसीईआरटी को उठा करके और हम पढ़ने वाले हैं। एक लेसन को देखेंगे, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम फ्लो चार्ट के माध्यम से जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम पढ़ेंगे। ठीक है? आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।